नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखित कफन इस कहानी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कफन इस कहानी को। कफन इस कहानी का प्रकाशन मार्च 1936 में चांद पत्रिका में हुआ था। वैसे ये कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है और बहुत क्लिष्ट भी नहीं है, बहुत आसान है समझने में। कहानी के कुछ पात्रों का अध्ययन करेंगे जिसमें मुख्य रूप से घिसू और माधव ये दो पात्र आते हैं। एक बाप है और एक बेटा है, दोनों के ऊपर ये कहानी है। और बुधिया जो एक माधव की पत्नी है जिसकी मृत्यु इस कहानी में होती है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी के मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी का मुख्य विषय ग्रामीण जीवन के परिवेश का चित्रण है। संवेदनशीलता को जागरूक करने वाली ये कहानी है। समाज व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली ये कहानी है। भूख आदमी को रिश्ते भुला देती है, इसका चित्रण हमें इस कहानी में मिलता है। संवेदनहीनता एवं भावनात्मक क्रूरता का चित्रण भी हमें इस कहानी में मिलता है। अब इस कहानी की जो कथा वस्तु है या सारांश है वह हम देखेंगे। कहानी की शुरुआत लेखक ने जो जोड़ों की रात में हो रहे बाप बेटे के संवाद से की है, जिसमें दोनों बाप बेटे बूझे हुए अलाव के पास बैठे हुए हैं और घर के भीतर बेटी की जवान पत्नी बुधिया जो प्रसव वेदना से लड़ रही है। घिसू अपने बेटे को कहता है, बहुत दर्द मालूम होता है, जाकर उसे देख तो आजा। माधव जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके हिसाब से मरना है तो उसे मरने दो, जल्दी मर जाए और जान छूट जाए। ससुर अपने बेटे को समझा रहा है कि बेटे को अंदर जाना चाहिए। दोनों बैठे हुए आलू जैसे भून रहे हैं जो किसी के खेत से ये लेकर आए हुए हैं। चमारों के कुनबा जो संपूर्ण गांव में बदनाम है, क्योंकि चमारों के लोगों का यानी घिसू और माधव का वर्णन हमें यहाँ मिलता है। घिसू एक दिन काम और 2-3 दिन आराम करने की उसकी प्रवृत्ति है। माधव तो कामचोर है, आधे घंटे काम करता है और 1 घंटे चीलम फूंकता रहता है। इस कारण दोनों की भी कभी जैसे मजदूरी पूरी नहीं हुई या मजदूरी उनको मिली नहीं। घर में मुट्ठी भर भी अनाज नहीं है। दरिद्रता गरीबी इतनी है। काम करना ज़रूरी था, लेकिन कभी घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और बाजार में जाकर माधव उसको बेच लाता। यही उनका काम रहता। जब तंगी का समय आता तब ये लोग ऐसे करते। जब पैसे आते तो इधर उधर फिरते, पैसे खर्च करते, फिर तंगी आ जाती, फिर ऐसा ही काम करते। लेखक ने यहाँ कहा है कि ये गांव किसानों का था। यहाँ काम करने वालों के लिए कोई कमी नहीं थी। गांव में वैसे मेहनत करने वालों के लिए 50 काम होते थे, लेकिन इनके पास मेहनत करने की जैसे हुनर ही नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मेहनत करना नहीं चाहते, बहुत आलसी प्रवृत्ति के है। इन दोनों लोगों का या इन दोनों को लोग तभी बुलाते थे जब इनको या उन लोगों को कोई दूसरा नहीं मिलता था। जिनका काम 2 आदमी से करवा के लेना पड़ता था। संतोष, धैर्य, संयम, नियम जैसे इनमें साधुओं से था। अगर ये साधु होते तो उनको ये कला सीखने की ज़रूरत नहीं होती। इनका जीवन अत्यंत सरल था। घर में कोई इतना ही संपत्ति थी। 2-4 मिट्टी के बर्तन के अलावा इनके घर में कुछ नहीं मिलता। फटे पुराने कपड़े आंग पर रहते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, जैसे सन्यासी का जीवन जी रहे हो ऐसे ये जीवन जीते थे। गालियाँ खाना, मार खाना, चोरी चकारी करना, काम चुकारी करना, ये सारी इनकी जैसे आदत पड़ गई थी। इनकी दीनता के कारण लोग इनको कर्ज भी देते थे। भले ही लोगों को पता था कि कर्ज देने के बाद वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी लोग इनको कर्ज देते थे। मटर आलू दूसरों के खेतों से चुरा कर लाते और भून भून कर खाते। 10-5 गन्ने लेकर आते और उसको ही चूसते रहते। घिसू ने अपने इस व्यवहार से 60 साल की अपनी उम्र काट दी है और माधव भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा था। घिसू की पत्नी बहुत अच्छी थी और वैसे ही वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत दिन पहले माधव का विवाह पिछले साल ही जो बुधिया से होता है। जब से बहू आई है तब से वो रोज़ पिसाई करके घास छाल कर या छिल कर सेर भर तो आटा निकालने का इंतज़ाम करती है और इन दोनों को खिलाती है। जब से वह आई हैं ये दोनों और भी आलसी बेजवाबदार हो गए हैं। अकड़ भी बहुत थी इन दोनों में। कार्य करने को कोई बुलाता है तो उससे 2 गुना मजदूरी मांगते हैं, दाम मांगते हैं। जिस स्त्री ने इनको पेट भर खिलाया पिलाया, आज वह प्रसव वेदना के कारण भीतर लड़ रही है, भीतर जैसे आवाज़ दे रही है, तड़प रही है।
लेखक ने लिखा है कि ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वह मर जाए तो ये लोग आराम से सो सके। घिसू आलू के छिलके निकालते हुए माधव को भीतर जाने के लिए कहता है और देखने के लिए कहता है, लेकिन माधव को लगता है मैं अगर भीतर गया तो मेरे जो ये पिताश्री है या मेरा जो ये बाप है घिसू आलू का ज़्यादा भाग खा लेगा। मुझे वहाँ जाने के लिए डर लगता है, बोलकर वह जाता नहीं है। घिसू उसे यह भी कह देता है कि मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ, मैं तो ससुर हूँ, अगर ससुर अंदर जाएगा तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, जिसका अभी तक मुंह नहीं देखा उसका आप शरीर कैसे देखूँ। अर्थात इस समय वो प्रसव में है और उस समय उसे बदन की सूध नहीं होगी। और घिसू यह तक कहता है कि मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 2-3 दिन से उसके पास से नहीं हिला था और तुम कैसे हो बेदर्द, ऐसा वो कहता है। माधव कहता है अगर कोई बच्चा होगा तो घर में तो कुछ भी नहीं है, गुड़ नहीं है, घी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तो घिसू को पूरा विश्वास है कि जो लोग एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही आगे जाकर कल बुलाकर हमें ज़रूर दे देंगे। यहाँ लेखक ने उस समाज व्यवस्था की ओर इशारा किया है जो समाज व्यवस्था व्यक्ति को मुसीबत में देखकर व्यक्ति के मरने के बाद मदद करने के लिए तैयार होती, लेकिन उसके पहले नहीं। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि मुसीबत है, जब दवा दारू की ज़रूरत है, जब व्यक्ति को काम की ज़रूरत है तब लोग मदद नहीं करते, लेकिन मरने दो फिर बाद में मदद के लिए सब आ जाएंगे। अर्थात यहाँ एक तरफ दिन रात मेहनत करने वालों की हालत फिर भी अच्छी नहीं है, किसानों की हालत बहुत बुरी थी, इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने वाली की हालत बहुत अच्छी थी। लेखक ने घिसू के माध्यम से या माधव के माध्यम से उनकी मनोवृत्ति को दर्शाया है या किसानों से बेहतर इनके विचार या मनोवृत्ति को बताया है, जो किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करता और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं उठा सकता था। दोनों आलू निकाल कर जलते हुए जैसे खा रहे हैं। कल से कुछ न खाने के कारण इनको ठंडा होने तक भी जैसे सब्र नहीं है और दोनों की जुबान जैसे जल जाती है। उस वक्त घिसू को ठाकुर की बारात की याद है, बहुत पुरानी बात याद आती है और उस समय वो अपने बेटे को बोल रहा है कि जो 20 साल पहले की है, जो बात नहीं भुला सका वो, क्योंकि उसी वक्त उसने भरपूर पेट भर भोजन किया था। उसके बाद तो इतना स्वादिष्ट और भरपूर पेट भर भोजन उसको मिला ही नहीं। लड़के वालों ने भरपेट पूरियाँ, घी की पूरियाँ खिलाई थी, उसमें भी रायता, साग, तरकारी, दही, चटनी, मिठाई आदि कुछ उन्होंने खिलाया था, साथ में पान भी खिलाया था। जितना चाहो खाओ, इसमें कोई रोक टोक नहीं। घिसू के अनुसार अब ज़माना दूसरा था, आज परिस्थिति अलग है। दोनों भी कितनी पूरियाँ खाई होगी ऐसा प्रश्न पर जब बहस होती है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले हुए सो गए। मतलब ओढ़ने के लिए भी इनके पास कुछ भी नहीं है। बुधिया तभी तक करा रही थी, लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी। सुबह माधव ने कोठरी जाकर देखा तो बुधिया मर चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। माधव भागते हुए घिसू के पास जाता है और दोनों भी ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करते हुए रोने लगते हैं। पड़ोसी लोग इनका रोना सुनकर आ जाते हैं और इनको समझाने लगते हैं, जैसे मर्यादा हमारे यहाँ पर होती है, जैसे संस्कार हमारे यहाँ पर होते हैं। रोने से ज़्यादा कफन और लकड़ी का पहले इंतज़ाम करना आवश्यक था। उसकी फिक्र थी। घर में तो पैसा गायब था, जैसे घर में तो पैसा नहीं था। और घिसू और माधव जमींदार के पास जाकर याचना भरे स्वर में रोने लगे। जमींदार ने उनको पहले भी बहुत पीटा और गालियाँ दी थी, क्योंकि चोरी करना, काम में लापरवाही करना की वजह से ये हमेशा गालियाँ खाते थे। जब घिसू ने सारा संकट बता दिया तब जमींदार ने 2 रुपये दिए, क्योंकि वह दयालु थे। यह समय घिसू और महादेव क्रोध करने का नहीं था। जमींदार के 2 रुपये लेकर ये सबको मांगते हैं और जमींदार ने ही दिए हैं समझकर सब लोग उनकी मदद करते हैं। उस कारण उनको हर कोई थोड़ी थोड़ी मदद करता है, जिसमें से इनके पास 5 रुपये जमा होते हैं और लकड़ी भी मिल जाती है। दोपहर के समय घिसू और माधव कफन लाने का कहकर बाजार चले जाते हैं। इधर लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। गांव की कुछ स्त्रियां लाश के पास आकर रो रही है, 2 बूंद आंसू गिरा कर जा रही है। लेखक ने आगे बाजार का वर्णन किया हुआ है। बाजार में जाकर माधव और घिसू का विचार बदल जाता है। देखिए,
कैसा बुरा रिवाज है। माधव और घिसू का देखो विचार कैसे है। घिसू कहता है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तक तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। अर्थात लकड़ी तो मिल गई है और अंत्यक्रिया में रात हो जाएगी, रात के समय में कौन कफन देखेगा, इसलिए कोई सस्ता वाला हल्का वाला कफन लेकर हम जाते हैं। ऐसा इन दोनों ने विचार बना लिया। जो लाश के साथ जल ही जाने वाला है ना, 5 रुपए अगर पहले मिले होते तो कुछ दवा दारू तो करते, बेचारी जीवित तो रहती। दोनों भी एक दूसरे के मन की बात ताड़ जाते हैं। बाजार में शाम होने तो घूमते हैं लेकिन कुछ भी खरीद नहीं पाते। फिर असमंजस से एक मधुशाला में जाते हैं और एक बोतल खरीदते हैं। फिर उसके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम होने लगता है। पीने और खाने में पैसा लुटाया जाता है। दोनों फिर अपनी अपनी सफाई देने लगे। कफन तो जलने ही वाला है। माधव कहता है लोगों को क्या जवाब देंगे जाकर। तो घिसू के अनुसार रुपए कमर से गिर गए ऐसा कहेंगे, कहाँ हम गुम गए पता नहीं। लोग तो विश्वास करेंगे नहीं हम पर, फिर भी लोग दूसरे कफन का इंतज़ाम ज़रूर करेंगे, पैसे ज़रूर देंगे। माधव इस बात पर हंसता है और अपनी मरी हुई पत्नी के बारे में कहता है, बड़ी अच्छी थी बेचारी, जिसने मरी तो खूब खिला पिलाकर हमें मरी है। आज जो भोजन मिला वो उम्र भर कभी नहीं मिला था। खा कर इनकी आत्मा जैसे तृप्त हो गई। माधव को लगता है कि हमें एक दिन मरना ही ज़रूर है, सबको मरना है। जब मरेंगे तो ऊपर जाकर उसको क्या जवाब देंगे। अगर उसने पूछा तो मुझे कफन क्यों नहीं मिला, तो क्या जवाब दे दे। तो यहाँ पर घिसू कहता है कि उसको पूर्ण विश्वास है कि कफन ज़रूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा, क्योंकि समाज व्यवस्था हमारी ऐसी है, जिन लोगों ने पहले पैसे दिए थे वही लोग बाद में भी पैसे देंगे, लेकिन इस बार हमें नहीं देंगे। अंधेरा होने के बाद बाजार का वर्णन लेखक ने किया है। सभी लोग इनको देख रहे हैं क्योंकि इनके बीच में ही पूरी बोतलें, कितने भाग्यशाली ये लोग हैं जो पूरी बोतल लेकर पीने के लिए बैठ गए, खाने के लिए भी बैठ गए। भरपेट खाना खाकर माधव ने बचा हुआ खाना, जो भिखारी कब से इनको देख रहा था, ताड़ रहा था, उसको देते हैं। घिसू ने उसे कहा कि मरने वालों को खूब आशीर्वाद देना, क्योंकि मरने वाले की वजह से ये सब कुछ मिला है। वह तो वैकुंठ में जाएगी। मरते मरते इन दोनों की जिंदगी की जो सबसे बड़ी लालसा थी वो पूर्ण करके गई है। यहाँ इस कहानी में एक वाक्य या कथन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वैसा कि वैसा यहाँ पढ़ती हूँ। देखिए, मरते मरते हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। अर्थात जो अच्छा कर्म करके गया है वही तो जाएगा ना। ये बड़े बड़े लोग जाएंगे क्या, जो पाप करते हैं और पाप करने के बाद पाप मिट जाए इसलिए गंगा में जाकर नहाते हैं। ऐसा घिसू कहता है। महादेव को लगा बेचारे ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ भोगा है, दुख झेल कर मरी है। वह रोने लगता है और घिसू ने उसे समझाया, यह तो माया जाल है, सबको यहाँ से एक दिन मुक्ति मिल ही जाती है। और दोनों खड़े होकर गाने लगते हैं, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। इनको सब पिएकर लोग देख रहे हैं, आजू बाजू के ये लोग अपने ही मस्ती में गा रहे हैं, जैसे नाचते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, भाव बदलते हैं, अभिनय करते हैं और सब करते हुए आखिर नशे में मदमस्त होकर गिर पड़ते हैं। यहाँ पर कहानी समाप्त होती है, लेकिन कहानी समाप्त होने के बाद भी हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो समाप्त नहीं होते। हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते कि लेखक ने यहाँ पर कहानी का अंत तो किया है, तो उस मरी हुई स्त्री का क्या, उसके कफन का क्या। और यहाँ घिसू का जो विश्वास है वह हम भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि समाज ये जानता है कि मरे हुए व्यक्ति के साथ उसके जो अंतिम संस्कार है वो पूर्ण करने ही चाहिए। ये विधि है और पूर्ण करते ही है। शायद इसीलिए लेखक को लगा कि आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि हर समाज का जो नागरिक है वो समझ जाता है कि आगे क्या हुआ होगा। ये दोनों वहीं पर गिर पड़ते हैं, पीकर गिर पड़ते हैं, मदमस्त होकर गिर पड़ते हैं। यहाँ कहानी तो समाप्त होती है। इस कहानी में लेखक ने व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। लोग आलसी तभी बनते हैं जब व्यवस्था उसका गलत फ़ायदा उठाती है, और ऐसे व्यवस्था के विरोध में ये बनने वाली जो आलसी प्रवृत्ति का वर्ग है, ऐसे वर्ग को
इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से चित्रित करने का प्रयास किया है। तो प्रेमचंद की जो दिव्य दृष्टि थी बहुत ही अलग थी। उस दृष्टि के कारण ही आज हम उनका ये साहित्य आज भी पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रासंगिक रूप से इसके अपने जीवन के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हिंदी नेट के पाठ्यक्रम के संबंधित जितने भी नोट्स चाहिए या नेट का सिलेबस जो है उसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक फॉलो कर सकते हैं, या मेरा दूसरा वाला चैनल है वर्षा मोरे पावड़े, डॉक्टर वर्षा मोरे पावड़े। इस चैनल पर जाकर उसमें जो फ्री हिंदी के नोट्स ये वीडियो बनाया गया है वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। अभी लास्ट में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा है, इसका मतलब आप गंभीर हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसमें मैं 1 इकाई के फ्री नोट्स देने वाली हूँ। तो वो फ्री नोट्स लीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।